यह कहानी है सुधा की। तो आइए देखते हैं सुधा की शादी के बाद उसके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए और कैसे उसने समय रहते अपना जीवन सुधार लिया। नई बहू सुधा विदा होकर ससुराल आ चुकी थी और नए घर में यानी कि अपनी ससुराल में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश कर रही थी। वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि उसकी वजह से घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो और वह अच्छे से इस नए घर में अपने आप को ढाल सके। पर वह जितनी भी कोशिश करती थी वह कम ही पड़ जाती थी और बात बात में कभी उसे सास तो कभी ननंद के और कभी ससुर के ताने सुनने को मिल जाते थे। उसकी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। ससुराल में सास ससुर, एक ननंद और एक देवर थे। देवर दूसरे शहर में नौकरी करते थे और सुधा का पति इसी शहर में एक प्राइवेट नौकरी करता था। कुछ दिनों के बाद सुधा ने यह गौर करना शुरू किया कि जितना मान सम्मान उसके देवर का उसके ससुराल में है, उतना मान सम्मान उसके पति का नहीं है। उसे इसकी वजह समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दो बेटों में माता पिता इस प्रकार का भेदभाव कर रहे हैं। जहाँ देवर को हर बात में मालिक बनाकर उसका राय मशवरा लिया जाता था, वहीं उसके पति और उसकी कोई पूछ नहीं होती थी, बल्कि उन्हें एक नौकर समझा जाता था। एक दिन उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने बोला कि इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यह है कि उसका छोटा भाई एक बहुत अच्छी सरकारी नौकरी करता है और वह माता पिता की नज़र में काबिल है, और क्योंकि मैं एक प्राइवेट नौकरी करता हूँ तो मैं नक्कारा हूँ। इस पर सुधा ने बोला, लेकिन उससे क्या मतलब, आप भी अपना खर्चा चलाते हैं और आपका भाई भी अपना खर्चा चला रहा है। कोई किसी से कुछ मांग तो नहीं रहा और जिसकी जितनी आय है वह उस हिसाब से अपनी ज़िंदगी चला रहा है। तो इसमें माँ बाप को ऐसा भेदभाव करने की क्या ज़रूरत है। बेटे तो दोनों उन्हीं के हैं। पर उसके पति ने कहा कि यह तो जिस दिन से छोटे भाई की सरकारी नौकरी लगी है उसी दिन से मैं झेल रहा हूँ। और सुधा ने इस बात पर भी गौर किया कि उसकी छोटी ननंद भी अपने छोटे भाई के का साथ ज़्यादा देती थी और बड़े भाई की कोई इज्जत नहीं करती थी। जबकि ऐसा नहीं था कि बड़े भाई कोई खराब नौकरी करता था या उसे कोई आर्थिक तंगी थी। सिर्फ यह एक कारण था कि वह सरकारी नौकरी ना करके प्राइवेट नौकरी करता था। फिर सुधा ने सोचा कि छोड़ो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा पति तो इतना अच्छा है, मेरा इतना ख्याल रखता है, बाकी उनके बारे में क्या सोचते हैं उससे मुझे क्या। और इसी प्रकार से सुधा की ज़िंदगी चल रही थी। कुछ सालों के बाद सुधा की ननंद की शादी की चर्चा शुरू हो गई और फिर ननंद की शादी के लिए छोटे भाई से राय मशवरा लिया गया और बड़े भाई और भाभी से कोई राय मशवरा नहीं लिया गया, क्योंकि माता पिता की नज़र में छोटा बेटा ही मालिक था और छोटे बेटे ने फ़ोन पर सारा राय मशवरा दिया था और अपनी मालिकगिरी दिखाई थी। और यह नहीं सोचा था कि बहन की शादी की जिम्मेदारी उसकी भी है और उतनी ही है जितनी कि बड़े भाई की। तो चलकर रिश्ता ढूंढने में थोड़ी मदद की जाए। जितनी दौड़ भाग करनी थी बड़े भाई ने की और एक अच्छे घर में बहन का रिश्ता तय हो गया। घर में जितनी तैयारियां करनी थी वह बड़े भाई भाभी ने की, लेकिन शादी के 2-3 दिन पहले छोटा बेटा आया और मालिक बन गया और पूरी शादी में वही आगे रहा और उसी को माता पिता ने अगवा बनाकर रखा, जैसे कि सारा कुछ उसी ने किया हो। और ननंद ने भी ऐसा ही किया। छोटे भाई को ही सब कुछ समझा और ननंद के ससुराल वालों को भी यह समझ में आ गया कि बड़े भाई की इस घर में कोई औकात नहीं, सब कुछ छोटा भाई ही है। सुधा और उसके पति को यह बात बहुत खल रही थी, लेकिन वह कर ही क्या सकते थे जब माता पिता खुद ही ऐसे थे कि उन्होंने छोटे बेटे को ही घर का मालिक बना रखा था। खैर, अब ननंद की शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल जा चुकी थी। सब अपनी रोज की दिनचर्या में लग गए थे। देवर भी अपनी नौकरी पर जा चुका था। उसके 1 साल के बाद देवर के शादी की बात होने लगी और फिर देवर की शादी भी एक अच्छे घर में तय कर दी गई। इस बार भी वही हुआ। सुधा और उसके पति की कोई भी सलाह नहीं ली गई और ना ही उन्हें किसी मामले में शामिल किया गया। नई दुल्हन घर में आ चुकी थी। सुधा की देवरानी के रूप में देवर ने 2 महीने की छुट्टी ले रखी थी, क्योंकि ससुराल वाले घर में देवर अपने रूम को और अधिक सुंदर बना रहा था और उन्हें घूमने भी जाना था। सुधा को याद आ रहा था कि जब वह विदा होकर आई थी तब उसे कैसे एक टूटे फूटे रूम में बिठा दिया गया था और आज देवरानी को रूम देखकर उसे ऐसा लग रहा था कि कितना फ़र्क है उसके और देवरानी के रूम में। उसके बाद सुधा ने यह भी गौर किया
कि वह और उसका पति शादी के बाद कहीं भी बाहर घूमने जाना चाहते थे तो सास ससुर ने उन्हें जाने नहीं दिया, लेकिन आज जब देवर देवरानी जाना चाहते हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। वह पूरी तरह से स्वतंत्र है। खैर सुधा कर ही क्या सकती थी। यह सब तो वह शादी के बाद से ही देख रही थी। उसके बाद कुछ दिनों के बाद देवर अपनी पत्नी को लेकर अपने शहर चला गया और सुधा की रोजमर्रा की दिनचर्या शुरू हो गई। लेकिन देवरानी के आ जाने के बाद से ही सुधा की जिंदगी और ज़्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि वह साल में कुछ दिनों के लिए बीच बीच में ससुराल आती थी, लेकिन क्योंकि वह घर के मालिक की बीवी थी तो उसे कोई भी काम नहीं करना होता था। और जब भी वह आती तो ननंद भी आ जाती और यह सब मिलकर मालिक बनकर बैठे रहते और सुधा को सबकी खातिरदारी करनी होती थी। सुधा इन सब में अपने बच्चों का भी ध्यान नहीं रख पाती थी और इस बारे में जब उस अपने पति से बोलती थी तो उसे भी लगता था कि उसकी पत्नी अकेले सारे घर की जिम्मेदारी क्यों निभाए। पर उसे यह भी पता था कि यदि वह अपने माता पिता से इस बारे में बात करेगा तो वह बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर देंगे। लेकिन यह सब देखते देखते अब सुधा तंग आ चुकी थी, जो कि कल की आई देवरानी भी यह समझ चुकी थी कि इस घर में सुधा और उसके पति की कोई मान इज्जत नहीं है। तो वह भी अपने जेठानी के ऊपर हावी होने लगी थी और बात बात में जेठानी का मजाक उड़ाने लगी थी। ननंद तो मुंहफट पहले से ही थी। सुधा ने सास और ननंद की बदतमीजी तो बर्दाश्त कर ली थी, पर अब देवरानी की बदतमीजी उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। और देवरानी की बदतमीजी थी कि दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही थी। वह जब भी आती सुधा का किसी न किसी रूप में मजाक उड़ाती ही रहती थी। पर अब सुधा ने सोच लिया था यह सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। अब इस बात का उन्हें माकूल जवाब मिलेगा और मिलना भी चाहिए। खैर इस बार गर्मी की छुट्टियों में देवर देवरानी पूरे 1 महीने के लिए आए थे। सुधा ने सोच लिया था कि अब तक जो होता आया था वह अब नहीं होगा और सबको उनके किए का हिसाब देना ही पड़ेगा। देवरानी के आते ही ननंद भी अपने बच्चों को लेकर मायके आकर बैठ गई और सोच लिया कि चलो सुधा भाभी तो हर बार की तरह हमारी चाकरी करेंगे ही। थोड़ी देर में देवरानी और ननंद ने देखा सुधा अपना बैग पैक कर रही है तो उन्होंने तुरंत ही जाकर अपनी माँ को बताया। माँ ने जाकर बड़ी बहू से पूछा कि तुम बैग पैक क्यों कर रही हो, तो उसने कहा मैं और मेरे पति और बच्चे 15 दिनों के लिए मसूरी घूमने जा रहे हैं। काफ़ी टाइम हो गया है, हम कहीं भी बाहर नहीं गए। तब सास जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम लोगों ने 15 दिन घूमने का प्लान बना लिया और हमें बताना तक जरूरी नहीं समझा। ऐसे कैसे चली जाओगी? घर की जिम्मेदारियां भी कुछ होती हैं। माँ की तेज आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा भी दौड़ कर आया और समझ गया कि बस अब कुछ नहीं हो सकता। माँ ने तो तांडव शुरू कर दिया है, अब तो भूल जाओ बाहर जाना। और उसने सुधा से बोला कि चलो रहने दो, हम फिर कभी जाएंगे। लेकिन सुधा ने सोच रखा था कि उसका पति तो सीधा साधा है, जिसका फ़ायदा इतने दिनों से ससुराल वाले उठा रहे हैं, पर अब और नहीं उठाने देगी। और उसने सीधा सा जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, क्यों रखूं मैं अपना सामान? मुझे तो घूमने जाना है मेरे बच्चों के साथ और मैं जाकर रहूंगी। क्या जब बेटी मायके आती है तब किसी से पूछ कर आती है? जब मन किया चली आती है। क्या जब इनकी छोटी बहू ससुराल आती है या कहीं घूमने जाती है तो क्या अपनी सास से पूछ कर जाती है? जब दिल करता है चली जाती है। क्या मैं इस घर की नौकर हूँ जो सबके लिए करती रहूँ? क्या सबके हाथ पैर टूट गए हैं, खुद बनाकर खा नहीं सकते? और यदि मैं ही इस घर में सब करती हूँ तो फिर मुझे इस घर की मालकिन बना दिया जाए। क्या कभी किसी ने मुझे इस घर की मालकिन समझा है? नहीं, बल्कि हम दोनों को इस घर का नौकर समझा जाता है। और वजह सिर्फ एक है और वह यह है कि आपका ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना, क्योंकि आपने कभी पलटकर जवाब नहीं दिया। यह सुनकर सास ससुर और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। साथ में ननंद और देवर देवरानी के सुर भी बहुत तेज हो गए। उन्हें लगा कि बस पहली बार इन्होंने जबान खोला है, इसे यहीं पर रोक देना जरूरी है, नहीं तो इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। लेकिन सुधा ने ठान लिया था कि आज तो इन लोगों को उनकी औकात दिखाकर रखनी है। तो जितनी जोर से सास ससुर ने चिल्लाया उससे दोगुनी तेज आवाज़ में सुधा ने जवाब दिया, क्यों नहीं जा सकते? क्या हम नौकर हैं? क्या घर की बड़ी बहू का सम्मान और बड़े बेटे का सम्मान कभी हमें मिला है? नहीं, बल्कि घर के मालिक हमेशा छोटे बेटे बहू को बनाया गया है। क्या हमने छोटे बेटे बहू का कर्जा खा रखा है? क्या मेरा पति कमाता नहीं है? क्या मेरे पति का खर्चा आप लोग या देवर देवरानी चलाते हैं? जी नहीं, मेरा पति अच्छा खासा कमाता है और अपने परिवार का खर्चा चलाता है, फिर भी आप लोगों की गुलामी करता है। क्यों?
क्योंकि वह एक सीधा साधा आदमी है और कोई कलह नहीं करना चाहता। रही बात आपके छोटे बेटे की नौकरी की, तो हर कोई अपनी अपनी नौकरी करता है, कोई सरकारी कोई प्राइवेट। इसका यह मतलब तो नहीं कि वह ज़्यादा काबिल है या जो भी है। क्या वह मेरा खर्चा चला रहा है या वह आपको कुछ दे रहा है? जो कुछ भी कमा रहा है वह अपने आप पर और अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहा है, ना कि माता पिता, भाई बहन या बहनोई पर। तो किस बात का गुमान है आप लोगों को? क्या आप लोगों की सेवा आपके छोटा बेटा बहू करते हैं या आपकी बेटी दामाद करते हैं? जी नहीं, मैं ही करती हूँ। और यदि आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपका घर है और हम इसमें रहते हैं, तो आपका बड़ा बेटा इतना काबिल तो है ही कि आराम से हम लोग अपना एक घर लेकर उसमें रह सकते हैं। आपको क्या लगता है, प्राइवेट नौकरी करने वाले कम वेतन पाते हैं या आपके छोटे बेटे से आपके बड़े बेटे की कमाई कम है? जी नहीं, यह आपके दिमाग का फितूर है। और शायद आपको पता नहीं है कि आपके बड़े बेटे की सैलरी आपके छोटे बेटे की सैलरी से दुगनी है, लेकिन आपके दिमाग में जो सरकारी नौकरी का चश्मा लगा है ना, उसी वजह से आपको कभी बड़ा बेटा दिखाई नहीं दिया। और रही बात इस घर में रहने की, तो अब इस घर में तो मैं एक ही छत पर रहूँगी, किसी का भी रौब मेरे ऊपर नहीं चलेगा। बहुत सह लिया मैंने आप लोगों की बकवास को। अब यदि इस घर में मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको आपका घर मुबारक। मेरा पति इतना कमाता है कि मैं अपना एक अलग घर लेकर आराम से रह सकती हूँ। आगे आप लोगों की मर्जी, जैसा आप लोगों को ठीक लगे। वैसे भी बड़ी बहू से बहुत दिन सेवा करवा ली, अब कुछ दिन छोटी बहू से भी सेवा करवाने का सुख ले लीजिए, क्योंकि अब मेरे ऊपर आप लोगों का हुक्म चलने वाला नहीं। कहकर उसने अपना बैग पैक किया और बच्चों को आवाज़ दी, बच्चों जल्दी आओ, हम लोगों को मसूरी घूमने जाना है। साथ ही साथ पति को कहा कि और भी कुछ लेना है तो बता दीजिए, मैं पैक कर लेती हूँ। माता पिता ने बड़े बेटे की ओर घूरती हुई नज़रों से देखा कि शायद वह अपनी बीवी को कुछ बोलेगा, पर बड़े बेटे ने कुछ भी नहीं बोला और अपनी पत्नी से कहा, कुछ नहीं चाहिए, चलो हम चलते हैं। और उसने बस यही बोला, आप लोग सोच लीजिए, हम 15 दिनों के बाद यहाँ लौटेंगे। आप लोग सोचकर अपना जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि अब आगे की ज़िंदगी तो वैसे ही चलेगी जैसी मेरी पत्नी चाहती है। बहुत दिनों से मेरी पत्नी ने इस घर के काम कर लिए, अब उसे भी अपनी ज़िंदगी जीने का हक है। यदि आप लोग चाहते हैं कि हम साथ में रहें तो हमारे हिसाब से ही हम रहेंगे, यदि नहीं तो हम अपनी अलग व्यवस्था करने में सक्षम हैं। यह कहकर वह लोग घर से निकल गए और उसके देवर देवरानी, ननंद और सास ससुर उन्हें देखते रहे। अब उनकी समझ में आ चुका था कि अब यह खेल ज़्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं। अब उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। ननंद को भी समझ में आ गया था कि अब मायके में उसकी खातिरदारी करने के लिए उसकी भाभी मौजूद नहीं रहेगी, तो उसने भी जल्दी से अपना सामान पैक कर लिया और बोला, माँ मैं चलती हूँ, मेरी ननंद भी छुट्टियों में आने वाली है। यह सब देखकर सासू माँ का दिमाग घूम गया और उन्हें अपना सिंहासन डोलता हुआ नजर आया। उन्होंने छोटी बहू से बोला, बेटा जरा एक गिलास पानी देना, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और जरा अदरक वाली चाय भी बना देना। छोटी बहू ने बोला, माँ जी क्या आपने मुझे नौकरानी समझ रखा है? मैं तो वहाँ अपने घर का कोई काम करती ही नहीं, फुल टाइम के लिए मेड रखा हुआ है। तो आपको क्या लगता है मैं ससुराल में काम करूँगी? अदरक वाली चाय तो मुझे भी पीने का मन हो रहा है, हो सके तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। और हाँ, कल की ट्रेन से मैं वापस जा रही हूँ, मेरे बस का नहीं यहाँ पर काम करके रहना, आप अपना देख लीजिए। कहकर वह और उसका पति अपना सामान पैक करने निकल गए। सास ससुर को समझ में आ गया कि जिसे उन्होंने मालिक बनाकर इतने दिनों तक रखा वह उनका कितना करने वाला है। उन्हें यह भी समझ में आ चुका था कि अब यदि उन्होंने समझौते करके बड़ी बहू को उसके हक नहीं दिए और उसके साथ उसके अनुसार ढल कर नहीं रहे, तो वह भी अब उन्हें पूछने वाली नहीं है। उन्होंने समझौता करने में ही अपनी भलाई समझी और सोचने लगे कि चलो बहू के आने से पहले उसके रूम को बहुत सुंदर सा बनवा देंगे ताकि वह आने पर खुश हो जाए। सासू माँ ने छोटी बहू को बोल दिया कि तुम्हें कल जाने की ज़रूरत नहीं, तुम आज ही जा सकते हो, क्योंकि यह मेरा घर है, तो मैं तय करूँगी कि यहाँ कौन रहेगा और कौन नहीं। और मैं यह तय करती हूँ कि इस घर में मेरे बड़े बेटे बहू मालिक और मालकिन बनकर रहेंगे, और आज तक उनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसे मैं दूर करूँगी, क्योंकि मुझे पता है बुढ़ापे में हमारा बड़े बेटे बहू के अलावा कोई नहीं करने वाला। और हाँ, तुम अदरक वाली चाय अपने शहर में जाकर अपनी मेड से बनवा कर पी लेना, क्योंकि मैं तुम्हारी मेड नहीं हूँ। मुझसे जो गलती हुई थी वह मुझे समझ में आ चुकी है
और अब मैं उसे सुधार लूँगी। समय रहते तुम भी सुधर जाओ, नहीं तो वक्त अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है। तुम्हारी भी गलती नहीं है, तुम्हें भी शह हमने ही दी थी। जब हम सुधर रहे हैं तो तुम भी सुधर जाओ तो अच्छा रहेगा। इसके साथ ही सासू माँ ने अपनी बेटी को भी फ़ोन लगाया और बोला कि आइंदा जब भी मायके आना हो तो यह सोच कर आना कि बड़ी भाभी की इज्जत करनी है और साथ ही साथ घर के कामों में उनका हाथ भी बंटवाना है। और यदि ऐसा नहीं कर सकती तो मायके आने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारा भी मन मैंने ही बढ़ाया था, तो आज मैं उस गलती को ठीक कर रही हूँ। आज मैं इस बात को स्वीकार करती हूँ कि अपने बच्चों में भेदभाव करके माता पिता ही अपने बच्चों को आपस में दुश्मन बना देते हैं। यदि वह बच्चों को बराबर प्यार व सम्मान दे तो बच्चे कभी भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे। और यह गलती हमें समझ में आ गई है और समय रहते हम इसे सुधार जरूर लेंगे और हमारा परिवार फिर से एक हो जाएगा। और यदि नहीं हुआ तो हमें इसे अपनी गलती मानेंगे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं होगा। कोई गलती हो तो क्षमा। कड़वा सत्य कॉपीराइट्स।